आज की क्लास पुरानी रिवीजन के साथ। हमारे पास दो पीरियड होता है, एक शॉर्ट पीरियड अल्प अवधि, एक लॉन्ग रन दीर्घ अवधि। दो टाइम होता है। इसके अंदर दो तरीके से होते हैं आपके इनपुट्स कारक। एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर स्थिर कारक, एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर परिवर्तनशील कारक। आप विश्वास करो, जो सुनते हो ना इतना, यही सब उस दिन लिखने मिलता है। ठीक है। फिर लॉन्ग रन के अंदर आऊंगा। तो लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर परिवर्तनशील, वेरिएबल फैक्टर परिवर्तनशील, मतलब भैया इसमें दोनों के दोनों वेरिएबल होते हैं, ये तो पढ़ा हुआ था। और इसमें कुछ क्या होता है फिक्स्ड होता है, कुछ क्या होता है वेरिएबल। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं और दो लोगों की बात करता हूं, एक लैंड और एक किसकी बात करता हूं, लेबर। ये जो लैंड है वो क्या बन गया, फिक्स, और जो ये लेबर है वो क्या बन गया, वेरिएबल। लेकिन यही लैंड वेरिएबल भी बन जाएगा, और ये लेबर तो वेरिएबल था ही, ये भी हमने पढ़ा हुआ था। ठीक भैया। अब कुछ फिक्स्ड फैक्टर होते हैं प्लस कुछ वेरिएबल फैक्टर होते हैं। इन दोनों को बनाने से जो बनता है आउटपुट, इसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, परिवर्तनशील का नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, इसी को बोलते हैं। कुछ फिक्स्ड फैक्टर कुछ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से जो आउटपुट चेंज होते जाता है वो। फिर हमने इतना डिटेल में ये भी पढ़ा था कि फिक्स्ड फैक्टर वही का वही रहेगा, 1 1 1 1 1, और लेबर मैं बढ़ाते जाऊंगा, 1 2 3 4 5, और मेरा टोटल प्रोडक्शन शुरू शुरू में बहुत ज्यादा रहेगा, याद है। फिर बढ़ता रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब वो फिर गिर जाता है, ये भी कल पढ़ा था हमने। ठीक है। तो ये सब, ये जो आउटपुट है, ये जो प्रोडक्शन है, ये बढ़ किसके कारण रहा है? ये इसके कारण बढ़ रहा है, फिक्स्ड फैक्टर लैंड के कारण बढ़ रहा है, कि ये वेरिएबल लेबर के कारण बढ़ रहा है। ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था कि इसका तो कोई रोल ही नहीं है भैया, ये तो वैसी का वैसी है। जैसे जैसे मजदूर बढ़ाते जा रहे हो, श्रमिक बढ़ाते जा रहे हो, आपका आउटपुट बढ़ते जा रहा है। और उसका कितना स्टेज होता है, 3 स्टेज होता है। वही लॉ था कि भैया एक स्टेज होता है जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक स्टेज होता है जब बहुत कम धीरे धीरे गिर जाता है, और एक स्टेज में क्या रहता है, कांस्टेंट। तीन पढ़े थे। ये पूरा का पूरा नियम आज भी है, मतलब आज वाले आंसर में भी तुम ये सब यूज कर सकते हो। अब वो आज का आंसर मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। आओ, अच्छा से देखना डिटेल में। आज का क्या आंसर है, अभी तो नाम भी नहीं बताऊंगा क्या आंसर है। आज हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग रन में, दीर्घकालीन में पढ़ रहे हैं। मतलब भैया पिछला आंसर जो था वो किसके लिए था, शॉर्ट रन में। आज का जो आंसर किस में है, लॉन्ग रन में आंसर पढ़ रहे हैं। तो लॉन्ग रन का आंसर क्या होता है देखोगे सब। 6 बजे क्लास रहता है अपन, वो तो मेरे को ही पता, लेट हो गया तो। किसमें चल रहे हैं, लॉन्ग रन में चल रहे हैं। ठीक है। एक काम करता हूं ना, मैं तुमको दोनों ही रखता हूं यहाँ पर। शॉर्ट रन जो पिछला आंसर हम पढ़ चुके हैं, आज पूरा एक्सप्लेनेशन है। फिर आंसर मैं जब बताऊंगा ना, तो तुम बोलोगे ये सब आता है। आंसर मत बताओ, बस मीनिंग समझा दो, क्योंकि आंसर बहुत आसान है। शॉर्ट रन एक, और एक किसके बारे में पढ़ेंगे, लॉन्ग रन, अल्प अवधि और दीर्घ अवधि। इसमें दो कैटेगरी में बांटता हूं मैं इसको। देखते हैं अपन क्या समझ पाएंगे। थोड़ा प्रेजेंटेशन के साथ बना लेते हैं आज। कल का अगर किसी के पास नंबर्स होगा तो निकाल लेना, क्या नंबर बनाए थे कल का हम लोग। वो नंबर्स जो अगर याद किए हो तो निकाल के रख लेना। चलो, पहला कॉलम हमारा होता है लैंड का, है ना। पहला कॉलम बनाते हैं लैंड का, दूसरा बनाते हैं लेबर का, फिर बनाए थे टीपी, फिर क्या बनाए थे, एमपी। पढ़ाई इसके ऊपर चलती है। ठीक है। फिर एक कॉलम किसका बनाता हूं मैं, लैंड का, फिर किसका बनाता हूं, लेबर का, फिर इसका बनाता हूं टीपी का, फिर किसका बनाता हूं, एमपी का। तो लैंड अपने पास एक 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 एक, सही है।
लेबर बताओ अगर कुछ पड़े, 1 2 3 4 5 6। टीपी मत बताओ, एमपी बताओ पहला। कुछ याद किए थे अपन, 20, फिर 25, फिर 30, फिर 40, फिर यही वाला नंबर। अब अगर हम लोग इसमें लेकर जाते हैं, इसको इसमें लेकर जाते हैं तो कैसे बनाएंगे? पहला 20, फिर 45, फिर 75, फिर 105, फिर 155। सही है क्या रे? फिर गलत हो गया कहीं पर? सही है। और 60, 60 था कि नहीं था? तभी मेरे को ज्यादा लग रहा है। ठीक है। अब मुझे बताना, एकदम डिटेल्ड आराम से सुनेंगे क्या हुआ। जो भी नंबर है यहाँ पर, यहाँ पर, ये कितना होगा? 115। ठीक सर। नंबर को छोड़ दो, एक तो आगे पीछे भी हो गया, लॉ सिखाता हूँ। तैयार है सभी लॉ के लिए? बताना, लैंड फिक्स्ड है क्या? ये वेरिएबल है क्या? तो आपका प्रोडक्शन बढ़ किसके कारण रहा है? लैंड के कारण बढ़ रहा है कि लेबर? और अच्छे से देख लो, मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हाँ या ना? प्रोडक्शन बढ़ रहा है भैया, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये उसके पीछे का एक एक के कारण बढ़ रहा है, ये टोटल बढ़ रहा है, ये टोटल बढ़ रहा है, टोटल बढ़ रहा है। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अब अगले वाले आंसर को सिर्फ जोड़ना है। लैंड फिक्स है, लेबर जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो प्रोडक्शन भी बढ़ते जा रहा है। भले वो शुरू में तेजी से बढ़े, फिर कांस्टेंट बढ़े, फिर धीरे, वो अंदर का नियम है। लेकिन ये टेबल था। अब इधर आता हूं, अब इधर का नियम देखते हैं क्या होता है। लैंड एक, लेबर एक, और टीपी में लिख देता हूं लैंड दो, सुने, लेबर 10। दो जमीन हुआ ना, मैं ऐसे नंबर लिख दिया, 10 कर दिया। और एक का दो, और इसको ना शुरू में अपन ऐसे करते हैं, 5 कर देते हैं, तो मेरे को आसानी से समझा पाऊंगा मैं। एक सेकंड। हाँ, 1 और 5 में कितना था? 20। 2 और 10, ये बना देता हूं मैं इसको, थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं जो तुमको पचे ना। 200। कुछ भी होगा, मैं बस सिखा रहा हूं इसलिए मैं नंबर कुछ भी, बाकी तो बुक का नंबर दूंगा मैं तुमको। भैया दोनों को कैसे चेंज कर दिया? जमीन को कैसे बढ़ा दिए? अब जवाब अपने पास होगा तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। जमीन को कैसे बढ़ा दिया? अभी तक तो नहीं बढ़ा। लॉन्ग रन है, दीर्घ अवधि में फिक्स्ड को भी बढ़ा सकते हैं, तो ये भी वेरिएबल हो गया, बोलो हाँ। और ये भी वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्शन 200 से कितना बन गया? 20 से कितना बन गया? 200। फिर अगला, लैंड बढ़ा दिया, और लेबर भी बढ़ा दिया, मैं इसको कर देता हूं ऐसा। और प्रोडक्शन को मैं कर देता हूं, नहीं पता ऐसी कुछ, 1000 कर दिया। फिर मैं इसको भी बढ़ा देता हूं, फिर मैं इसको बढ़ा देता हूं, 20 का मान लो 40 कर देता हूं, और इसको मैं 5000 बढ़ा देता हूं। फिर मैं इसको 5 कर देता हूं, और यहां पर मैं 40 का 80 कर देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं 10,000। अब मुझे बताना, क्या क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा है? इधर 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 प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा है? हाँ सर, दोनों ही दशा में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन दोनों में कुछ तो अंतर दिख रहा है। ये वाला जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, ठीक है, अपने हिसाब से बढ़ रहा है, थोड़ा 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 बढ़ रहा है जैसे बढ़ना चाहिए। ये वाला जो प्रोडक्शन है ना, अति बढ़ गया, ड्रास्टिक चेंज, बहुत ज्यादा चेंज आ गया। मतलब अगर मैं बोलूं कि भैया यहाँ का जो प्रोडक्शन है, देखो 20 से 45, 45 से 75, एक एक लेबर बढ़ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा थोड़ी ना बढ़ रहा है, यहाँ तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 20 का 30 होता, 30 का 40 होता, 20 से 200 हो गया, 200 से 1000 हो गया, 1000 से 5000 हो गया, 5000 से 10,000 हो गया। तो क्या यार दोनों ही प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं क्या? हाँ। दोनों ही प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं क्या? हाँ। लेकिन एक बार जैसा बढ़ रहा है और एक बार कैसे बढ़ रहा है, दोनों में कुछ डिफरेंस तो है। क्या अगर मैं दोनों को बढ़ना बोल दूं तो सही होगा? भैया इसको कुछ तो नाम दो। ये बढ़ना ठीक है, ये वाला साइड बढ़ना ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं रिटर्न। इसको, ये जो पहला वाला साइड है, इसको बोलते हैं रिटर्न, रिटर्न ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। इसके कारण चेंज आया। और ये जो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है ना, जब, मेरे तरफ ध्यान देना, जब बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं रिटर्न टू स्केल, पैमाना बोलते हैं उसको, पैमाना, स्केल बोला जाता है। जब थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो उसको प्रोडक्शन बढ़ा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो उसको क्या बोलना? प्रोडक्शन। एक लिमिट में बढ़ा, 20 का 40, 40 का 80, ऐसा बढ़ रहा है तो उसको प्रोडक्शन ही बढ़ा।
उसको प्रोडक्शन बढ़ना बोलते हैं। इसको प्रोडक्शन बढ़ना नहीं बोलते, इसको स्केल बढ़ गया बोलते हैं। कैसे भैया? एग्जांपल लेता हूं, बीएसपी के अंदर, भिलाई स्टील प्लांट के अंदर मान लो 30,000 इंप्लॉय है। कितने लोग हैं? दो लोग और आ गए, 30,000 दो लोग आ गए, तो बीएसपी का प्रोडक्शन पूरा बढ़ जाएगा कि थोड़ा सा बढ़ेगा? अब मान लो बीएसपी एक नया सेटअप कर दिया, एक प्लांट लगाता है, एक और प्लांट लगा दिया, अब बोलो प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा कि बहुत ज्यादा आ जाएगा? अगर वो पहले एक प्लांट से, एक बीएसपी प्लांट से अगर वो इतना टन बनाता है, तो एक और बीएसपी प्लांट लगा देगा, तो उससे वो इतना टन बनाएगा। तो क्या ये 1-2 किलो बढ़ा, थोड़ा बहुत बढ़ा, कि बहुत ज्यादा चेंज आ गया? तो बहुत ज्यादा चेंजेस जब आ जाता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? और हिंदी में उसको पैमाना बोला जाता है। तो ये जो थ्योरी ना, इसको रिटर्न ऑफ वेरिएबल बोलते हैं, और यहाँ पर रिटर्न टू स्केल बोला जाता है, इस वाले साइड को रिटर्न टू स्केल। इसी का क्वेश्चन है सर मेरे पास। कहाँ गया ये? देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज मेंट बाय रिटर्न टू स्केल? पैमाने का प्रतिफल क्या है? तो तुम लोग कल तक जो पढ़ रहे थे ना, वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था, परिवर्तनशील का नियम था, उत्पादन की परिवर्तनशील का नियम था। आज क्या पढ़ रहे मालूम? रिटर्न टू स्केल। अब अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता, तो क्या तुम लोग आधा पन्ना लिख पाओगे रिटर्न टू स्केल के ऊपर? कैसे भैया? रिटर्न टू स्केल को लिखने से पहले तुम बता दो, दो टाइप का टाइम होता है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। कुछ फैक्ट, दो टाइप के फैक्टर होते हैं, एक कौन सा? फिक्स्ड और एक वेरिएबल, स्थायी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके बाद बताओगे शॉर्ट रन में कैसा होता है, एक फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल होता है, एक स्थिर का होता है, एक परिवर्तनशील होता है। और इसमें क्या बताओगे? लॉन्ग रन में सारे के सारे क्या होते हैं? वेरिएबल। क्योंकि आप लैंड को भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप इसको भी बढ़ा सकते हो, तो तुम्हारा प्रोडक्शन थोड़ा नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब आप किसको बढ़ा सकते हो? अपने फिक्स्ड फैक्टर को बढ़ा दिया, नया प्लांट लगा दिया, नया प्लांट लगा दिया, तो प्रोडक्शन थोड़ी ना बढ़ेगा, वो तो प्रोडक्शन का पूरा बल्क में बढ़ जाएगा। और ऐसे बल्क में बढ़ने को क्या बोला जाता है? स्केल बोला जाता है, पैमाना बोला जाता है उसको हिंदी में। आएगा समझ में क्या है? तो पैमाना जब आएगा, रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न वेरिएबल, वो पिछला क्वेश्चन था। ये रिटर्न टू क्या लिखा है? स्केल। तो जब स्केल वर्ड आएगा, जब स्केल वर्ड आएगा, तो तब समझ जाना कि सर ये किसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है। और जब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर बोलेगा, प्रोडक्शन के ऊपर, तो समझ जाना किसके ऊपर चल रहा है? शॉर्ट रन के ऊपर। शॉर्ट रन में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील का नियम बोला जाता है, एंड लॉन्ग रन में क्या बोला जाता है? रिटर्न टू स्केल। इसलिए मुझे ये डिटेल बताना जरूरी था कि कैसे बढ़ना। ये भी बढ़ रहा है सर, ये भी बढ़ रहा है सर, दोनों में कुछ तो फर्क होगा। कहाँ गया? बीच बीच में बहुत हैंग होता है आजकल। कुछ उल्टा पेन पकड़ा तो हैंग ही होगा ना। हे भगवान, कहाँ गया रे? ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, एक बार फिर से मुझे बताएंगे, क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा है सर? यस। क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा है सर? यस। दोनों के बढ़ने में कुछ तो अंतर होगा। ऐसे वाले बढ़ने को प्रोडक्शन बढ़ना, ऐसे वाले बढ़ने को स्केल बढ़ना। स्केल, स्केल मतलब स्केल में, कई लोग बोलते हैं ना मेरा स्केल बढ़ गया, प्रोडक्शन का स्केल ही बढ़ गया, वो वाला स्केल नहीं ना, लाइन वाला नहीं। स्केल मतलब पैमाना, बहुत ज्यादा बढ़ने को बोलते हैं। आओ अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ूंगा मैं। उम्मीद करूंगा सब मेरे साथ साथ रहेंगे। हिंदी वाले भी इंग्लिश पढ़ लो, थोड़ी देर में हिंदी में भी आ जाएंगे। क्या होता है ये? इन लॉन्ग रन पीरियड, देखो शुरू में ही बोला क्या? इन लॉन्ग रन पीरियड ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। बोलो, एकदम सिंपल इंग्लिश है, सभी के सभी फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल। हाँ मालूम है, लॉन्ग रन में सब वेरिएबल होते हैं। एंड इंक्रीज इन आउटपुट इज पॉसिबल बाय इंक्रीज इन ऑल फैक्ट इनपुट। बोलता प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? इसमें चेंज करना है कि इसमें चेंज करना है कि दोनों में चेंज करना है? तो दोनों में चेंज करने से प्रोडक्शन बढ़ता है। द फर्म कैन हायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ इनपुट, ज्यादा का इनपुट लगाएगा, बहुत ज्यादा लगाएगा, एंड चेंजेस द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। देखो किसको चेंज कर दे रहा है? स्केल ही चेंज कर दिया। 1,000 टन बनाता था, 5,000 टन बनाने लग गया, नया प्लांट लगा दिया, तो पूरा स्केल ही चेंज हो गया। Therefore, in long run, the firm can change the scale of production. फर्म कैन चेंज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, किसमें? लॉन्ग रन में। हिंदी में पढ़ाऊंगा मैं, इंग्लिश मीडियम थोड़ा ध्यान देना। क्या लिखता है? किसमें? लॉन्ग रन में फर्म क्या कर सकता है? स्केल को बढ़ा सकता है। तो तुम बताओ शॉर्ट रन में फर्म क्या कर सकता है? स्केल को बढ़ा सकता है कि सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है? फिर से शॉर्ट रन में सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ता है, एंड लॉन्ग रन में स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये आंसर आना चाहिए तुम्हारे अंदर। फिर एंड इन द प्रोसेस गेट गवर्नमेंट बाई, उसको क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट बाई लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इसी को लॉ। तो इसको आप लिख लेना, मैं अच्छे से निकाल के रख दिया तुम लोग के लिए। आओ हिंदी मीडियम,
दीर्घ अवधि में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घ अवधि में सभी के सभी क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। एंड सभी लागत, आगत मतलब वही जो लगाते हैं हम लोग, इनपुट, इनपुट को ये बोला जाता है। सभी इनपुट को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि संभव है। जमीन को भी बढ़ा दूंगा, लेबर को भी बढ़ा दूंगा, दोनों संभव है। बड़ी फर्म बड़ी मात्रा में इनपुट किराए पर ला सकती है, बहुत ज्यादा सामान ला सकती है इनपुट को, और उत्पादन के पैमाना को बदल सकती है। सिर्फ उत्पादन नहीं बदलना, सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ोगे तो उत्पादन बोलता है, पैमाना ही बदल सकती है। इसलिए दीर्घ समय में फर्म परिचालन के पैमाने को बदल सकती है, और इस प्रक्रिया को पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। ये गलत है। इस पैमाने को क्या बोलते हैं, प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? पैमाने का प्रतिफल बोला जाता है। तो तुम लोग अपने बुक में भी देखोगे तो सब लिखा हुआ है। मैं वहीं से निकाला हूँ, जो निकिता सॉल्ट है वहीं से निकाल के इसमें पेस्ट किया हूँ। बोलो आएगा क्या समझ में? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को बिना पढ़ाए भी भेज दूंगा, जाओ पेपर में बैठना और इसके बारे में कुछ लिखना। किसके बारे में? रिटर्न टू स्केल। क्या तुम्हारे पास कंटेंट आ गया अब लिखने के लिए? शॉर्ट रन से चालू करो, दो फैक्टर्स चालू करो और बोलो कि भैया इसमें दोनों को बदल सकते हैं, और दोनों को बदलने से थोड़ा बहुत नहीं बदलता, दोनों को बदलने से बहुत ज्यादा बदल जाता है, और इस बहुत ज्यादा बदल जाने को क्या बोला जाता है? रिटर्न टू स्केल। सिर्फ सुनना इसलिए आवश्यक है ताकि अपने पास कंटेंट रहे। ठीक है। अब आओ, इसके नीचे क्या बोलते हैं? अब इसका लॉ दिया है। लॉ तो उस दिन भी घटिया सा नियम था। किस दिन? कहाँ गया? ये वेरिएबल प्रपोर्शन का भी लॉ एकदम बकवास सा था। दिखाता हूं तुमको मैं, ये देखो। ये जो लॉ दिया था, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, लॉ यहां पर भी ठीक से नहीं बताया था। लॉ क्या बोलता है मालूम? कुछ क्या है? फिक्स्ड, और कुछ क्या है? वेरिएबल। इन दोनों से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। इसको वेरिएबल बोलते हैं। ऐसे ही उस दिन भी बताया था। और उस दिन मैं मेरे को ये भी सिखा रहा था कि हर प्रोड्यूसर का, हर उत्पादक का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट। ये तो उस दिन पढ़े थे। हर बिजनेसमैन का, हर प्रोड्यूसर का, हर उत्पादक का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट। एक सेकंड। हर प्रोड्यूसर का, हर उत्पादक का मेन एम क्या होता है? एम। अब प्रॉफिट कमाने के लिए भैया वो अपना क्या करना चाहता है? प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, उत्पादन को बढ़ाना चाहता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए दो तरीका होता है, या तो तुम इन दोनों को बढ़ा दो, या तो तुम एक को बढ़ाओ और एक को मत बढ़ाओ। जब तुम दोनों को बढ़ा दोगे, जब तुम दोनों को बढ़ा दोगे तो तुम किस में आ जाओगे? लॉन्ग रन में। और जब तुम एक को बढ़ाओगे, एक को नहीं बढ़ाओगे, तो किस में आएगा? शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बढ़ता है और लॉन्ग रन में स्केल बढ़ जाता है। तो भैया ये तो इंट्रो हुआ ना। इंट्रो नहीं हुआ। एक आदमी है, एक प्रोड्यूसर है, मान लो टाटा बिरला अंबानी, ऐसे प्रोड्यूसर लोग हैं, लोग चाहते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने का। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बनाने का दो रास्ता, एक शॉर्ट रन में एक को बढ़ा, एक को मत बढ़ा, तो थोड़ा 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 बढ़ेगा। लॉन्ग रन में दोनों बढ़ा दे। तो बताओ, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं, उन लोग क्या चलाते हैं? शॉर्ट रन चलाते हैं कि लॉन्ग रन चलाते हैं? उनके पास लंबा समय है। जो जियो का भी तुम लोगों को नेटवर्क मिला, उसकी प्लानिंग वो 8 साल पहले से कर रहा था। 8 साल पहले से किया, और उसके बाद इतने सारे कस्टमर आए तो उसका प्रोडक्शन बढ़ा कि उसका स्केल बढ़ गया। स्केल बढ़ गया। तो जब कोई नया प्रोडक्शन आता है ना, तो अपन सोचते हैं नया नया प्रोडक्ट है मार्केट में, वो उसके पहले 10 साल से सोच रहा है, 5 साल से सोच रहा है। तो जब लंबा समय रहता है, ये सब क्यों करते हैं हम लोग? ये सब क्यों करते हैं? प्रॉफिट। तो अभी का भी आंसर मैं प्रॉफिट से उठाया हूं, ताकि थोड़ा सा प्रॉफिट के बारे में लिख पाऊं मैं। रिटर्न टू स्केल कहाँ गया? नहीं, वो उसके बाद होगा प्रॉफिट। चलो रिटर्न टू स्केल पहले बता देता हूँ। दो चीज के बढ़ने से जो बढ़ता है उसको रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, इससे ज्यादा मैं लिखवा दिया हूं तुम लोग को। द रिलेशनशिप बिटवीन किसका? इनपुट आउटपुट का, एंड स्केल ऑफ, क्या लिखा है? द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। क्वांटिटी ऑफ इनपुट होना चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड द आउटपुट था क्या रे पिछले वाले आंसर में? जो इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान देना, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट था क्या? यहां पर इनपुट एंड क्या है मालूम? स्केल है। आउटपुट नहीं बोल रहा, उसको क्या बोल रहा है? स्केल। स्केल में थोड़ा बढ़ना कि बहुत ज्यादा बढ़ जाना? वो भी कौन से में? लॉन्ग रन में। व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। मालूम है, अगर यहाँ इनपुट और यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? आउटपुट लिख देता हूं, और इसको शॉर्ट रन लिख देता हूं, तो वो पिछला आंसर हो गया। अब यहाँ इनपुट के बाद आउटपुट नहीं लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है? स्केल। और क्या लिखना? लॉन्ग रन लिखना। तो नया आंसर बन गया। अब पढ़ो क्या लिखा है हिंदी मीडियम। दीर्घ अवधि में उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के पैमाने के बीच का संबंध। उत्पादन की मात्रा के जगह पर उत्पादन के आगत लिखना। आगत का मतलब जो लगाते हैं, जो लगाया और जो बनकर आया। बनकर आया उसको उत्पादन नहीं बोलना, उसको क्या बोलना? पैमाना। इनके बीच का संबंध को क्या बोला जाता है? पैमाने का प्रतिफल इनपुट में। ये लॉ है, ये लॉ तुम लिखोगे। आंसर आओ, ये देखो। बताओ तो पिछले वाले आंसर में कितना स्टेज था?
वो फिर से 3 है। मैं बोला ना आज का क्लास सामने का था, शुरू का 10-15 मिनट था, देन अब उसके बाद तो वही वही दिखा रहा हूं, बस वहां पर शॉर्ट था, यहाँ लॉन्ग था। अब देखो वहां पर 3 स्टेज था, पहला स्टेज सुनाओ क्या था? इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इंक्रीजिंग था, बढ़ता हुआ प्रतिफल, पिछला बढ़ने वाला था। दूसरा क्या था? कांस्टेंट। तीसरा क्या था? डिमिनिशिंग, एक स्थिर था, और एक क्या था? घटता हुआ था। 3 लॉ पढ़े थे, दिखाऊं क्या? मालूम है 3 पढ़े थे ना, यहाँ भी वही 3 है, यहाँ भी वही 3, सेम टू सेम आंसर होगा, देखते जाना। अच्छा बस अब प्रोडक्शन बढ़ेगा कि स्केल बढ़ेगा? बाकी आंसर सेम है, ग्राफ भी दिखाऊंगा मैं तुमको, देखना भी। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। तो मैं क्या किया, मैं शुरू में ना ये वही वाला लाइन लिखा, एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है, तो एवरी फर्म ट्राई टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। सही है क्या भैया? ये आंसर है कि इंट्रो है? कि हर बिजनेसमैन चाहता है कि मैं ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, बाई क्या करके? मल्टीप्लाइंग इट्स आउटपुट, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और कुछ लगाना पड़ेगा, एडिशनल डोज ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और चीज लगाना पड़ेगा। स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज, इनिशियली प्रोडक्शन इज इंक्रीज, शुरू में कैसा बढ़ता है? बहुत तेज बढ़ता है, रेदर देन उसके बाद धीरे धीरे हो जाता है। तो ये भी आंसर नहीं है, ये इंट्रो है, ये इंट्रो है सर, ये इंट्रो है। आपको मैं ये भी मत लिखना, तुम लोग लिख लो, एक प्रोड्यूसर एक उत्पादक क्या चाहता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट चाहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और लगाना पड़ेगा, और उसी के ऊपर ही आंसर आता है। अभी तो आंसर चालू होगा। हिंदी में देखो, प्रत्येक फर्म अपना उत्पादन को कई गुना बढ़ाकर अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करती है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादन के सभी कारकों को और अतिरिक्त खुराक में और ज्यादा लगाना पड़ता है, और इसी को क्या बोला जाता है? तेजी से बढ़ेगा, शुरू में बढ़ेगा, कम होगा। सर ये आंसर नहीं, ये तो इंट्रो है। अब पढ़ो आंसर, एकदम अलग से निकाला हूं आज, ताकि मैं आराम से सिखा सकूं मैं। क्या बोलता है? एज सच लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मीन्स, अभी बताया नहीं, बता रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मीन्स ऑब्टेनिंग आउटपुट एट हायर परसेंटेज देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट। मैं जो जो लिख रहा हूं ना उसको अंडरलाइन कर, हिंदी वाले भी इसको देख सकते हैं, आराम समझ में आएगा। ये आउटपुट में ज्यादा होगा इनपुट में जितना चेंज किया। कैसे भैया? ये देखो, तो उसको नहीं समझ में आता है तो तुम लोग के लिए एक और निकालो, बोलो इनपुट कितना परसेंट बढ़ाया? इनपुट 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 जो लगाता हूं उसको कितना परसेंट बढ़ाया? आउटपुट कितना बढ़ गया? तो इसी को तो बढ़ने वाला बोलते हैं। यही तो मैं कल भी बता रहा था, अगर ये 10% बढ़ता है तो ये 20 हो जाता है, ये 10 है तो ये 10 है, ये 10 है तो ये 5 है, कल भी तो बता रहा था। तो देखो वही लिखा हुआ है कि इसका मतलब होता है आउटपुट एट अ हायर परसेंटेज देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट। जितना मैं इनपुट में लगाया, आउटपुट मेरा उससे ज्यादा हो गया। और एग्जाम्पल भी निकाल दिया मैं आज कि अगर मैं 100% बढ़ाता हूं तो ये कितना परसेंट बढ़ गया। अब बताओ, अगला आंसर मैं खुद से नहीं बना सकता, इसी को एडिट एडिट कर दूंगा। कैसे? आउटपुट ऑफ हायर परसेंटेज की जगह पर आउटपुट इज क्या लिख दूंगा? कांस्टेंट। इंग्लिश मीडियम ध्यान देना, इसको क्या कर देता हूं? कांस्टेंट। और अगली बार मैं क्या कर देता हूं? लोअर कर देता हूं, और 100 का यहां 100 लिख देता हूं, और 100 का यहां पर 50 लिख देता हूं। हो गया ना मेरे 3 आंसर। मैं बोला ना आज का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं था, आज का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। मैं इसी पैराग्राफ को याद करो, जो लोग 11th पढ़ते थे मैं एक ही लिखाता था और तुम लोग खुद से 3-3 लिख के बैठते थे। यहां पर थोड़ा सा एडिट करो ना, हायर परसेंटेज को लोअर परसेंटेज कर दो, हायर परसेंटेज को कांस्टेंट परसेंटेज कर दो, और ये 100 के जगह पर कम कर दो, 100 के जगह पर 100 कर दो। हिंदी मीडियम देखो क्या लिखता है। इस प्रकार पैमाने के प्रतिफल को बढ़ने का प्रतिफल का अर्थ होता है पैमाने के प्रतिफल को बढ़ाना, इनपुट के बढ़ाने की तुलना में अधिक प्रतिशत उत्पादन हुआ। ये बढ़ने वाला अधिक, अगली बार क्या लिख देना? स्थिर, और अगली बार क्या लिख देना? कम लिख देना। 3 आंसर इसी के अंदर में 3 पॉइंट से बना सकते हो। मैं तो आगे का नाये दिखाऊं तो अच्छा है भैया, बस ग्राफ सिखा दो, देन आज का क्लास ही ओवर हो जाएगा, बस ग्राफ सिखाना आ जाए। बोलो, ये हायर के जगह पर क्या इंग्लिश मीडियम वाले कांस्टेंट लिखकर दूसरा पॉइंट बना सकते हैं? क्या ये हायर के जगह पर लोअर लिखकर तीसरा पॉइंट बना सकते हैं? एक ही पॉइंट याद करो ना, 3 बना लो ना। मैं तो लिख के दे दूंगा, लेकिन तुमको फिर थोड़ा नया नया दिखेगा, इससे अच्छा मैं एक बनाया 3 बना दिया उसी से। और 100 कहां गया? 100% चेंज हुआ, और ये 150% चेंज हुआ, तो भैया पहला केस इंक्रीजिंग। 100% चेंज हुआ तो ये कितना परसेंट चेंज हुआ? 100% कांस्टेंट हो गया। और ये 100% चेंज हुआ तो ये कितना हो गया? 50% चेंज हुआ, डिमिनिशिंग हो गया। बस यहां पर ना गलती से भी ये वर्ड यूज मत करना, प्रोडक्शन। गलती से भी यहां पर ये वर्ड में यूज मत करना, उत्पादन वर्ड यूज मत करना। यहां पर तुमको क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? स्केल वर्ड यूज करना पड़ेगा। बार बार क्या यूज करना पड़ेगा? पैमाना वर्ड यूज करना। इतना एडिट करोगे ना तो एक साथ 2 आंसर बन गया। कल का रिवीजन हो गया और आज का एक नया आंसर बन गया।
भैया ग्राफ दिखा दो, ग्राफ तुम्हारे बुक में नहीं है, मैं अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, मेरे को वो ग्राफ याद है। तैयार रहना सभी। अरे चाहिए तो तुम ये ग्राफ को बस बना लेना अपने बुक में कहीं पर, नहीं तो फिर वो देखो अभी मत करो यार, इसलिए मैं नहीं बोलता, नहीं तो सब लोग ना लिखने में बिजी हो जाते हैं। मत देख, इधर देखो। ये पहला, सुने, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये और बढ़ा। क्या तुम नोटिस कर रहे हो ये वाला जो एक्स एक्सेस साइड ज्यादा बढ़ रहा है ये? है, इसी को बढ़ना बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब भैया इसका एक उल्टा दिखाओ, दिखाता हूं मैं तुमको, रुको। मैं घटता दिखा रहा हूं ना, तो फिर शायद कुछ दिमाग चले। ये पहला, जरूर। अब अगर आप समझा पाओ तो ये किस किस तरफ बढ़ा, एक्स एक्सिस तरफ बढ़ा कि वाई एक्सिस? ये घटता वाले का साइन होता है। और तीसरा तो क्या बताओगे सर? तीसरा क्या होगा रे? कांस्टेंट। ये जितना गैप होगा ये उतना गैप होगा, ये जितना गैप होगा वो इतना गैप होगा। तीन ऐसे ही बन गया। और मेरे को अच्छा से याद है, मेरे तो फर्स्ट ईयर में मैंने ये थ्योरी पढ़ के गया था, क्योंकि ग्राफ इतना आसान था मेरे लिए। ऐसा बढ़ता है तो बढ़ने वाला, ऊपर साइड बढ़ता है तो घटने वाला, और बीच का तो सेम टू सेम है। बोलो याद रहेगा क्या? नंबर अंबर का भी यूज नहीं कर रहा यहाँ पर तो मैं ज्यादा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बता दिया, कैसे कैसे ग्राफ बनेगा देख ले, तो नंबर वगैरह कुछ लिखा नहीं, लिखा दो। ये देखो कांस्टेंट की थ्योरी है, मत याद करो जी। जो वहां पढ़े थे ना उसमें क्या लिख देना, हायर के जगह पर क्या लिख देना, कांस्टेंट। अधिक के जगह पर स्थिर लिख देना। एक और आंसर है यहाँ पर। कौन सा आंसर? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये घटता वाला। तो वहां पर जहां पर क्या वर्ड था, हायर था, वहां पर क्या कर दो, लोअर कर दो। हिंदी मीडियम वाले अधिक के जगह पर क्या कर दो, कम कर दो, तीन ग्राफ बन जाएगा। अब आओ, अब कॉपी में मेरे साथ तीन ग्राफ बना लो। कॉपी में या बुक में कहीं पर भी ऐसा लिख लो ताकि याद रहे, ये कंटेंट मैं आपको दे दूंगा। पहला नाम लिख लो, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मेरा मेन उद्देश्य आपको ग्राफ बनाना सिखाना और उसका कॉन्सेप्ट समझा देना। बाकी तो जो बच्चा पढ़ेगा वैसे ही पढ़ लेगा। तीन टाइप होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। पहला टाइप है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। देखिए पहला नाम। आओ ग्राफ खींच लो। फ्री हैंड चाहिए तो फ्री हैंड, अभी नोट्स तो नहीं है। घर में नोट्स बनाओगे तो बना सकते हो। वैसे लड़के वैसे भी फ्री हैंड ही बनाएंगे। काफी है इतना। इसको ऐसा भी बना सकते हो। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है ये। बुक में दिया होगा तो दिया होगा, निकिता सॉल्व में नहीं दिया है ये। और मैं जब पढ़ा था तब दिया था, अब तो नहीं पता। देख तो बुक में दिया है क्या, ऐसा लग रहा, जिनके पास बुक है। नहीं ऐसा नहीं दिया। कोई बात नहीं, इसको बना लो। वाइडर साइड जाना चाहिए ना, इस तरफ जाना चाहिए। इस साइड जाना चाहिए, वाइडर साइड। एक्स एक्सिस तरफ जाना चाहिए। एक्स एक्सिस के साइड जाना चाहिए। बन गया। सर इधर क्या लिखे? यहां पर आप लिख लो आउटपुट, और यहां पर लिख लो तुम क्या, इनपुट। यहाँ एक्स और यहाँ वाई लिख लो। और बीच में कुछ भी मत लिखो, जितना ज्यादा लिखाऊंगा उतना भूलोगे। बस आउटपुट इधर, ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना।
ये क्या है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर आउटपुट लिख दिया मैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चलो सर अगला, खींचो मेरे साथ साथ अगला। कांस्टेंट चाहिए ना अपन को। ये यहाँ से चालू किया, यहाँ से, यहाँ से। कांस्टेंट का मतलब दोनों के बीच का गैप कैसा होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल। मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो बता देना, या खुद से सुधार लेना। स्केल से नहीं नाप रहा हूं मैं। और नहीं है ऊपर नीचे से समझ लेना, सीधा ही बनाया है करके। बोलो सर। जितना तुम चेंज करोगे उतना ज्यादा चेंज होगा। यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर इनपुट। ये भी लिख सकता हूँ कि 100% चेंज इज इक्वल टू 100% चेंज। पिछले वाले में क्या लिखना चाहिए था, 100% चेंज इज इक्वल टू 150% चेंज। अंदर का आंसर दोनों सेम था, बस कब कौन सा नियम बोलते हैं वो पढ़ना था। तीसरा सर एक और रखना है, हो गया तीसरा। तीसरा, इसको ज्यादा ऊपर करना, इसको कम करना, इसको ज्यादा ऊपर करना, कम करना, इसको और ज्यादा ऊपर कर दो, इसको वैसे ही रखो। हो गया भैया। आउटपुट, इनपुट, ये ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, जितना तुम चेंज कर रहे हो उससे कम बढ़ रहा है। मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, 100% चेंज इज इक्वल टू 50% चेंज। भैया किसमें 100% चेंज, इनपुट में। और ये कौन है, आउटपुट है। ऐसा कुछ हो जाए अपने कॉपी कि उसको देख के लिखे कि हम लोग पढ़ के आए, हालांकि पढ़ के आया तभी बनाए हो। बिना पढ़े तो जाओगे अभी, कोई ग्राफ व्राफ नहीं आता, मैं तो इतना सारा ग्राफ सिखाया। बस रिवीजन मांगता है सर। रिवीजन नहीं हो रहा, आप पढ़ाया जा रहा, पढ़ाया जा रहा, हम पढ़ तो पा नहीं रहे हैं। तो मैं कुछ दिनों में रोक भी दूंगा थोड़ा सा, एक दो यूनिट और एक आध पढ़ा दूंगा, फिर रोक दूंगा। बोलो सर, बन जाएगा ये वाला आंसर। मैं तो बोलता हूँ एक थ्योरी लिख ही लो लगे हाथ। कौन सी वाली, ये जो आप बार बार एडिट की बात कर रहे थे, ये वाली थ्योरी। जहां पहला ग्राफ बनाया हो ना, जहां पहला ग्राफ बनाए हो वहां कहीं जगह है क्या, जहां पहला ग्राफ बनाया वहां कहीं जगह है। तो ये पहला वाले का ये थ्योरी लिख लो बस। एक ही लिखना ना, फिर वो तीन एडिट हो जाएगा। बड़ा कर दो, बेटर और करो। हिंदी वाले थोड़ा नीचे है ना, तुम लोग का यहाँ नहीं है। अभी इसको हिंदी वाले मत लिखना। हाँ यही तो है, सही है, लिखो लिखो लिखो। देखो प्रतिफल बढ़ने का नियम का अर्थ है उत्पादन के पैमाने का बड़ा, बड़ा इनपुट में बढ़ाया हुआ प्रतिशत बढ़ना है। हाँ ठीक है, हिंदी वाले भी सही है। एक ही पैरा चाहिए सर, उसके बाद हम एडिट करके अपना कमाल दिखा देंगे। कम मेहनत में अच्छा काम हो जाए, ऐसा सोचना है। इस एक आंसर को एडिट करना है।
जो हाईलाइट किया वहीं पर एडिट करना है। ये इसका ही पहला क्लास है कि थ्योरी का? आ रहा है? कम आ रहा है? हम्म। तो आखिरी का टाइम है, अब तो बस आना ही है। अब कम आना मतलब अगले बार फिर उसी में बैठना। इस सेमेस्टर में तो तुम वो सब पढ़ लिए जो पहले पढ़ा हुआ था। अगला सेमेस्टर में तो वो सब है ही नहीं जो पहले पढ़ा हुआ, पूरा नया नया। किसी के में मैथ्स भी होगा। अगले सेमेस्टर में मैथ्स शायद है। अगले सेमेस्टर में कंपलसरी है। सब मजा आएगा ना पढ़ाने में। ये तो वही वही था तो मैं खुद नहीं पढ़ा, कॉस्ट होगा शायद, स्टैटिस्टिक होगा। हाँ लेकिन अभी मिलेगा अच्छा अच्छा। जैपनी एक पढ़ा हुआ था लेकिन मेथड कैसे चेंज किया। आरबीएम से एफआईएम 10 से 15, 15 से 20, दिमाग घुमा लक। कई लोग ना सिलेबस देख के कोचिंग नहीं जाते। अरे ये तो डेप्री हम तो 11वीं में पढ़े हैं। फिर अंदर आने से पता चलता है फाइनल अकाउंट में 4 एडजस्टमेंट वाला ही पढ़े होगे, जो 4 जगह इंपैक्ट करता है। अब वो 11वीं में पढ़े सोचते हैं यहाँ तो एक से निकल जाता है। वो समझा नहीं सकते लोगों को। पढ़ लेना चाहिए बस। हो गया डन। हिंदी मीडियम, ये आखिरी लाइन एक और लिख लो। थोड़ा सा नीचे कर दो। हिंदी वाले इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो। इनपुट में 100% वृद्धि के फलस्वरूप। आउटपुट में 150% की वृद्धि हुई से अच्छा फलस्वरूप लिख लो। बाकी थोड़ा बहुत कंटेंट होगा तो उसको भेज दूंगा मैं। बट ये बढ़िया था। बोलो क्या पिछला 2 क्लास से रिलेटेड था ये? अगर मैं पिछला 2 क्लास नहीं पढ़ा हूं और आज का सीधा पढ़ा हूं तो मेरे लिए थोड़ा अलग अलग होगा। हालांकि मैं पिछला तो रिवीजन लिया हूं आज, कि ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, तो बेसिक आएगा तो आंसर बन जाएगा। बोलो हम लोग को पढ़ाई क्यों नहीं समझ में आता? जब हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं सीधा उठाए प्रतिफल का नियम, स्केल, क्यों नहीं समझ में आएगा? पता ही नहीं कब लॉन्ग रन है कब शॉर्ट रन है, किसका क्या मतलब होता है, दोनों में बढ़ा दिया। हम लोग को बेस नहीं पता करके समझ नहीं आता। जैसे मान लो अकाउंट में सीधा फाइनल अकाउंट ही चालू कर दूंगा, उसका बड़ा क्वेश्चन बता दूंगा तो नहीं बनेगा। लेकिन पहले आप ट्रेडिंग पीएल क्या होता है उसके एडजस्टमेंट का मतलब बताओ, फिर वो भी बन जाता है। तो इसलिए मैं पिछले 2 दिनों से इसका बेसिक दे रहा था। वो बन गया तो ये आराम से बन जाएगा।